ओके, सो मैनेजमेंट को पहली बात के प्रोफेशन क्या है? तो प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वे स्पेशलाइज नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, और वो अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती है। प्रोफेशन इज एन सर्विस एक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं होता उसमें, इसमें सर्विस दी जाती है अगेंस्ट सम फीस, एंड इन रिटर्न फीस इज चार्ज, जैसे बताया गया। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये प्रोफेशनल है। द प्रोफेशन ऑफ द अबव पीपल इज एन एक्टिविटी, क्योंकि उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख। एज पर द नेचर ऑफ प्रोफेशन, आपको सबसे पहली बात तो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, मतलब डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। जैसे लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी होना जरूरी है, एमबीबीएस, एमडी और एमएस की डिग्री आपको चाहिए डॉक्टर बनना हो, राइट। इसी तरह से मैनेजमेंट के लिए भी बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होती है। तो ये भी एक तरह से स्पेशलाइज बिजनेस नॉलेज हो गया मैनेजमेंट के अंदर। तो फर्स्ट थिंग कि आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। दूसरी बात, इंक्रीज इन नॉलेज इन रिसर्च। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलेंगे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लॉयर बोलेंगे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यही बोलेगा हम प्रैक्टिस करते हैं। यानी सारे प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब हर रोज कुछ सीखते हैं। हर कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, कुछ नई बीमारी लेके आता है। बीमारी तो एक जैसी होती है, पर उसके ने कहने का अंदाज अलग होता है, तो पहचानने का तरीका यहाँ पे आता है तुम्हारी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज और रिसर्च, राइट। तो लाइक अदर प्रोफेशंस, मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है डॉक्टर, जितनी ज्यादा उसके पास अच्छी ट्रेनिंग, वैसा वो ज्यादा माहिर माना जाता है, एक्सपर्ट माना जाता है। तो ये हुआ तुम्हारे लिए नॉलेज एंड रिसर्च, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नॉलेज और रिसर्च आपको मिलता रहेगा, सॉरी, नॉलेज मिलता रहेगा। जितनी रिसर्च करोगे तो आप और ज्यादा उसके अंदर एक्सपर्ट होते जाओगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब एक गाइडिंग बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रलाइज्ड हो और वो सब ये प्रोफेशनल्स के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करे। तो हर प्रोफेशनल का एक एसोसिएशन होता है। मैनेजमेंट का भी खुद का एसोसिएशन है तो जरूर। जैसे डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बराबर। और इसी तरह से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो उनके लिए आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस क्या काम करती है, इनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज करने का काम करते हैं, डिसिप्लिन करने का काम करते हैं, और इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी एक आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी? तो अहमदाबाद वाली। ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जैसा है, पैसे तो चाहिए, मफत में कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप इसके कैंपस में अंदर एंटर होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आप इंडिया, मजा ले आपको जरा भी धूल मिट्टी वहां पे दिख जाए पूरे कैंपस के अंदर। कंप्लीट ऐसा क्लासरूम ने कि जिसके अंदर तुमको ऐसा लगे कि नहीं, हम सच में यहाँ पे एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आए जो स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है, और साथ में हमको इस तरह की बैठने की जगह जहाँ पे पढ़ने का मन करे। इम्पार्ट्स मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया, इट इज वर्किंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये कहाँ पे काम करता है? नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। कोई भी मैनेजमेंट के अंदर नया रिसर्च होता है ना, तो उसको सारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स तक पहुंचाने का काम इनका होता है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये किसके लिए काम करेंगे? मैनेजमेंट के प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए ये लोग काम करते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, each of the professional associations frame code of conduct for its member। code of conduct का मतलब क्या? डिसिप्लिन, मतलब मैं रूल्स बनाता हूँ, एक रूल बुक जैसा है। अगर तुमने ये किया तो ये पनिशमेंट मिलेगी, वो किया तो वो पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बिहेवियर कैसे करना है, डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ में कैसा बिहेवियर करें, डॉक्टर अपने पेशेंट्स का इलाज कैसे करेंगे, उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपके हाथ में कोई पावर ना हो, कोई एमबीबीएस डॉक्टर अगर किसी सर्जन की तरह से किसी का ऑपरेशन कर दे तो गलत।
इसी तरह से कोई होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करे तो गलत, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करे तो गलत, ये कोड ऑफ कंडक्ट हुआ। हर एसोसिएशन अपने कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है, तो यहाँ पे भी डिसाइड किया गया है और इट इज मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है ऑल द मेंबर्स के लिए कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे स्ट्रिक्टली। देन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशन। अब ये क्या, जिम्मेदारी जिसको बोला जाता है। डॉक्टर अपने पेशेंट की कोई भी तकलीफ के बारे में दूसरे पेशेंट से डिस्कस नहीं कर सकता या बाहर जाके डिस्कस नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट के गलत अकाउंट को इंडोर्स नहीं कर सकता, यानी गलत अकाउंट को मंजूरी नहीं दे सकता, किसी का गलत अकाउंट नहीं लिख सकता। और कोई भी लॉयर अंडर ओथ यानी कसम खा के कोर्ट के अंदर झूठी गवाही नहीं दिलवा सकता। तो ये सब क्या हो गया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर कोई डॉक्टर से पेशेंट का इलाज करने में गलती हो जाए, चूक हो जाए, तो जिम्मेदारी उसकी, डॉक्टर की होती है, राइट है। फिर भी ये लोग क्या करते हैं, आपके पास एक कंसेंट लेटर साइन करवाते हैं। जब आपके घर में किसी का भी ऑपरेशन हो तो जिम्मेदारी इंसान के पास से क्या करा जाता है, कंसेंट लेटर के इस पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे कुछ भी हो गया है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, बट उनकी जिम्मेदारी होती है, वो रहती है। पर जिम्मेदारी कब नहीं होती, कि अगर डॉक्टर ने बराबर से काम किया पर फिर भी पेशेंट को बचा नहीं पाता, तो वहां जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसकी गलती हो गई, अगर उसकी अगर गलती हो गई, जैसे कि क्या हुआ था एक ऑपरेशन में, बच्चे के ऑपरेशन में, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, अंकुर अरोरा केस। अंकुर अरोरा केस, इसमें क्या हुआ था, बच्चे को अगर आप सबसे पहले बेहोश करते हैं ना ऑपरेशन से पहले, तो पेट खाली होना चाहिए, पेट में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ऑपरेशन का टाइम हो गया, अब बच्चा तो बच्चा है, उसको पता नहीं कि मुझे खाना है कि नहीं खाना, और उसको पता भी होता तो भी उसको इसकी इंटेंसिटी नहीं मालूम, तो उसने एक बिस्किट खा लिया। नर्स ने ये देखा, बिस्किट खाली खाली एक खाली, बच्चा 8 साल का था, एक बिस्किट खा गया। बिस्किट खा गया तो नर्स ने देखा कि पैकेट टूटा हुआ है, बच्चे से पूछा, बच्चे ने बोला कि हाँ मैंने एक बिस्किट खाई है। नर्स ने भागते हुए डॉक्टर से बोला कि बच्चा बिस्किट खा चुका है। डॉक्टर बोलता है कि हमको क्या, एक बिस्किट से कुछ नहीं होगा, हम इसको ऑपरेशन टेबल पे ले जाते हैं और इसके बाद आज ऑपरेशन का टाइम हमारे पास डिसाइड हुआ है, तो अब दूसरे पेशेंट कहाँ से लाएंगे, इनके पास से पैसे लेने, फटाफट ऑपरेशन करता है। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, पर बच्चा वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल जाता हूँ इसको, जो बेहोश करने की दवाई, एनेस्थेसिया, यस, एनेस्थेसिया उसको दिया ने, 10 मिनट में ऑपरेशन टेबल पे मर गया। ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं चालू, उसके पहले मर गया। अब यहाँ पे एनेस्थेसिया जिसने दिया था उसको पता नहीं था, सिर्फ डॉक्टर को पता था जिसने ऑपरेशन किया था। एनेस्थेसिया देने के लिए कोई दूसरा डॉक्टर आता है तो वो अपनी जिम्मेदारी में से छटक सकता है, लेकिन वो जो मेन डॉक्टर था ना उसकी जिम्मेदारी रहती है। ये जीत गए थे वो, और उसको उसकी ना सिर्फ डॉक्टर की डिग्री छीन ली गई, लेकिन साथ में जो पेशेंट उसके पेरेंट्स से उसको जुर्माना भी देना पड़ा, वो पता नहीं कितना, पर कॉम्पनसेशन भी देना पड़ा। ये समझे ना, तो एक बात समझा रहा हूँ ये कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डॉक्टर की, लॉयर की, ये सबकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर क्या तुम फिक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में यहाँ पे ये एब्सेंट है। देखो कैसे, कि अगर किसी बिजनेस में लॉस हो गया तो मैनेजर तो बोल देगा कि मुझे रिजाइन कर देना, मैं निकल जाता हूँ। तो क्या मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन उसके ऊपर एक्शन ले पाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट के अंदर आज भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी मतलब कंपनी का लॉस हुआ ने तो भी भले अपने मैनेजर को जो बोले जाता है ना, अपने ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा नहीं सकते। वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो गए। फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हम मान सकते हैं कि मैनेजमेंट को अपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरह से डेवलप होता हुआ देखना है। अभी टाइम है उसको पूरी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन हो जाए तो मैनेजर को एक चीज कंपलसरी हो जाए कि उसको क्वालिफिकेशन लेनी पड़े, वो भी एमबीए की। पर कोई अंगूठा छाप भी मैनेजर बन सकता है। कोई कंपनी को चल, धीरू भाई अंबानी 8 फेल, 8वीं फेल थे, लेकिन कोई बोल सकता है कि वो मैनेजर अच्छे नहीं थे ना। तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि एमबीए करो तो ही तुम मैनेजर बन पाते हो।
पर डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना ही पड़ेगा, बीएचएमएस करना ही पड़ेगा, बीएएमएस करना पड़ेगा, कोई भी ये तीन में से कोई भी एक डिग्री लो तो ही तुम डॉक्टर कहलाओगे, नहीं तो नहीं। तो बात ये आती है ना यहाँ पे कि अगर आपको क्या करना है, डिग्री लेनी है और बाद में कोई काम करना है तो कंप्लीट प्रोफेशन हो गया। लेकिन मैनेजमेंट में डिग्री की कोई मायने रखी नहीं जाती है, इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरह से डेवलप होता हुआ अभी देख रहे हैं, अभी डेवलपमेंट उसका बाकी है। और ये ऐसा प्रोफेशन है जो बेनिफिशियल है किसके लिए, सोसाइटी, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड एंटायर कंट्री के लिए। ये ऐसा प्रोफेशन है। तो हमने क्या सीखा, तीन चीजें, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। पहले साइंस की बात करें तो साइंस यानी सिस्टमेटाइज नॉलेज, फील्ड ऑफ स्टडी जिसको बोला जाता है। आप उसमें थियोरिटिकल नॉलेज लेते हो, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें अपने ये देखते हैं कि नॉर्म्स होते हैं यानी नियम होते हैं उसके अंदर, वो नियम को हमको पालने पड़ते हैं और उसी नियम के कारण कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी खुद के प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट भी खुद वर्सेटिलिटी रखता है, यूनिवर्सिटिलिटी रखता है। साथ में मैनेजमेंट दूसरा क्या है, तो मैनेजमेंट को अपने ऐसा मान सकते हैं कि कंप्लीट साइंस नहीं है, मतलब साइंस का एक हिस्सा है खाली। इसी तरह से आर्ट यानी क्या, कि आर्ट में पहले थियोरेटिकल नॉलेज ले लो, इसके बाद में उसको प्रैक्टिस में रखने का काम शुरू करो। सो हर बार जब भी आर्ट की बात आती है ना, तो आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब ये होता है कि अपने अपनी स्किल को इम्प्लीमेंट करना है, अपनी स्किल को प्रैक्टिस में रखना है, वो आर्ट है। तो मैनेजमेंट भी कंप्लीटली आर्ट नहीं है, लेकिन वो एक आर्ट का हिस्सा है। तो इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो फिजिक्स जैसा प्योर आर्ट साइंस भी नहीं है और स्कल्पचर जैसा प्योर आर्ट भी नहीं है। ये पहला आपने फेज कंप्लीट किया था कल। बाद में अपने देखा कि प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में कहाँ से अपने शुरू किया था, प्रोफेशन में अपने ये देखा था सबसे पहले तो कि प्रोफेशन यानी क्या। तो प्रोफेशन का मतलब कि उसमें सिस्टमेटाइज नॉलेज आपका हासिल करना पड़ता है, स्पेशलाइज नॉलेज, उसमें फीस चार्ज की जाती है और वो सर्विस ओरिएंटेड होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल्स है। तो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, साथ में नॉलेज को इंक्रीज करना है, रिसर्च करनी है आपको, एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है उसके अंदर। नाउ अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक पे आ रहे हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आएगा ही एग्जाम में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तीन तरह से पूछा जाता है। देखो, पहले तो 2 मार्क का क्वेश्चन, कोई भी एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन जिसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूरा समझाओ, कोई भी एक। और 3 मार्क का डिफरेंस बिटवीन एनी टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल, सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और थर्ड आता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट, राइट। और ये तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एकदम इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। लेवल्स क्यों होते हैं, पहली बात तो ये कि बिजनेस की साइज अगर स्मॉल होती है ना तो लेवल की जरूरत नहीं, क्योंकि मालिक खुद अपने कस्टमर्स के साथ में बात कर पाए, क्योंकि बिजनेस की साइज स्मॉल है। बट जब बिजनेस की साइज बढ़ती जाती है तो एम्प्लॉइज को अपने मालिक तक पहुंचने के लिए, एम्प्लॉयर तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर लेवल्स। यहाँ पे सिर्फ 3 लेवल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ओनली 3 लेवल्स आर देयर इन मैनेजमेंट। तुम इसके अंदर जितने चाहो उतने लेवल्स बढ़ा सकते हो, बट याद ये रखना है कि जितने ज्यादा लेवल्स ने उतना ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उतने ज्यादा आपको अपने सुपीरियर तक पहुंचने में ज्यादा लोगों को पास करना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों को पास ऑन करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, तो इन्फॉर्मेशन डिस्टोर्ट यानी खराब हो जाएगी। बराबर नहीं, एक बहुत अच्छी कहावत है कि 20 लोगों को एक साथ में बिठाओ बाजू बाजू, पहले वाले के कान में कुछ बोलो, उसके कान में कोई बात बोली जाएगी, तो उसके बाद में उसको बोलो कि बाजू वाले को बताए, बाजू वाला उसके बाजू वाले को। तो 20वें आदमी के पास से जो पहली आदमी सुनता है ना, तो पता नहीं उसने चावल दिया या खिचड़ी पक गई। पहले आदमी ने कान में खाली चावल बोला हो तो वहां पे लास्ट में तो क्या हो जाए, सीधी खिचड़ी बन जाए। ऐसी हालत हो जाती है। जितने लेवल्स बढ़ाएंगे ना उतना ये सारा प्रॉब्लम हमके हमारे लिए क्रिएट होगा। ओके, अब अपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखिए। Levels of management. As long as the size of a business unit remains small, the owner himself is able to manage it.
ऑनर खुद इसको मैनेज कर ले, बिजनेस की साइज स्मॉल होगी। एज सुन एज द साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट एक्सपांड्स, तो हमको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है कि बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। सुपीरियर ऑफिसर सबके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, इतने सारे लोग होंगे तो एक आदमी के लिए सबके ऊपर ध्यान देना डिफिकल्ट है। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वर्ड का नाम क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी एरिया ऑफ मैनेजमेंट, कि मैं कितने लोगों को एक साथ में हैंडल कर सकता हूँ। तो माना जाता है कि एक एफिशिएंट इंसान सिर्फ 15 लोगों को मैनेज कर सकता है, कि मेरे हाथ के नीचे 15 लोग काम करने चाहिए। फिर मेरे हाथ के नीचे अगर 100 लोग काम करते हो ने, तो मैं पहले तो खाली 15 लोगों के ऊपर पास से जवाब मांगू, वो 15 लोग बाकी 75 के पास से जवाब मांगे, ऐसा समझे ना? तो इस तरह से आगे लेवल बढ़ते, इस तरह से आगे लेवल बढ़ते। तो यहाँ पे द सुपीरियर ऑफिसर कैन नॉट सुपरवाइज ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली, देयरफॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज टू बी डन। डेलीगेशन करना मतलब अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। मेरे हाथ में सारे काम, एज ए टीचर मैं टाइपिंग भी करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं पैम्फलेट जेरोक्स में देने भी जाता हूँ, मैं वहां से लेके भी आता हूँ, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ, मैं आपसे फीस भी कलेक्ट करता हूँ, उसको बैंक में भी भरने जाता हूँ। ये सब मैं एक साथ में काम करता हूँ। पर अगर मैं किसी को ऐसा काम कर दे दूं कि भाई टाइपिंग तू कर लेना, मैं तुझे बता दूंगा कितना टाइपिंग करना है, तू टाइपिंग कर लेना, दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब मेरे ही हिस्से का एक काम मैंने किसी दूसरे को सौंप दिया, दैट इज डेलीगेशन। समझे ना? तो मैंने मेरी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर अगर गलतियां निकलेगी टाइपिंग मटेरियल के अंदर, तुम गालियां किसको दोगे? जी, कि सर ने बराबर से टाइपिंग नहीं की, जेरोक्स बराबर से नहीं हुई, जेरोक्स वाले ने अगर बराबर काम नहीं किया, तो भी कौन, मुझे आप बोलोगे कि कैसी जेरोक्स निकलवाई। तो याद रखो, तुम अथॉरिटी दे सकते हो, जिम्मेदारी नहीं दे सकते, जिम्मेदारी तुम्हारी रहती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट में हमेशा ऑर्गेनाइजिंग के लेवल के ऊपर अपने अथॉरिटी किसी को दे सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को किसी से बांट नहीं सकते, जिम्मेदारी तो हमारी रहेगी। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि पानी गेट के पास पत्थर मारा हुआ, बहुत खतरनाक पत्थर है, 4 आदमी को सुला भी दिया, मार डाला किसी ने, बराबर। जवाब किसको देना पड़ेगा पता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब वो कमिश्नर अभी अभी नया आया हो और उसने देखा भी ना हो कि बड़ौदा में पानी गेट कहाँ पे है, फिर भी वो जवाब देगा। सही में क्या तुम्हारे दिमाग में आता है कि पानी गेट पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर बैठे वो जवाब देने, वो कमिश्नर क्यों जवाब देगा? पर कमिश्नर ने पानी गेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को अपनी अथॉरिटी दी कि इस इलाके का सब काम तुमको संभालने का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तुमको ध्यान में रखनी है। बट अगर वहां पे कुछ भी होगा ना, तो जिम्मेदार कौन माना जाएगा? कमिश्नर माना जाएगा कि तुमने कैसे आदमी को काम दे दिया, तो उससे ये काम भी नहीं हो पाता है इतना। बात समझे ना? तो दिस इज हाउ मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी करना तो है ही, लेकिन आप अथॉरिटी के साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओ। ठीक है? तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जितने बढ़ेंगे ना, उतना काम डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जवाबदारी तो तुम्हारे पास ही रहती है। इसीलिए आज तुम्हारे माइंड में ये सवाल का जवाब आया कि अगर कोई अथॉरिटी के सबसे टॉप लेवल पे होता है तो उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन वो वर्कर जो खाली एक दिन में एक ही काम करता है और वो हथौड़ी पीट पीट करेगा ना, तो उसकी सैलरी सबसे कम। सबसे ज्यादा काम वो करता है हालांकि, वर्कर, लेकिन जो टॉप एग्जीक्यूटिव बैठा है ना, वो तो खाली ऑर्डर देके छुट्टा हो गया है, लेकिन फिर भी पगार किसकी ज्यादा है? दैट टॉप एग्जीक्यूटिव अर्न्स द मैक्सिमम सैलरी। एंड जो वर्कर है वो ज्यादा काम करता होने के बावजूद भी उसको कम सैलरी, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी नहीं है उसके पास, जबकि इसके पास सारे वर्कर की जिम्मेदारी। और मैं आगे बात, तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट का प्रीवियस था। द मोर ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सिस, द हायर विल बी द एक्सपेंस। जितने ज्यादा लेवल उतने एक्सपर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपर्ट ज्यादा तो पगार ज्यादा देना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट कंट्रोल भी मुश्किल और कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल। किसी पे कंट्रोल कैसे लाओगे? कंट्रोल भी मुश्किल, कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल। Therefore, as much as possible, the levels of management should be kept limited. लिमिटेड का मतलब नहीं, ये नहीं है कि मिनिमम, लिमिटेड का मतलब जितना हो सके उतने कम रखो, पर जानबूझ के कम मत रखो, जरूरत हो तो लेवल्स को बढ़ाओ। तो 3 लेवल से मैनेजमेंट के, तो एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे देखो ट्राइंगल बताया गया। अब इसमें भी है ना, कुछ लिखा नहीं इसका,
ये ट्राइंगल क्यों है, सिलेंडर क्यों नहीं, स्क्वायर क्यों नहीं, सर्कल क्यों नहीं? बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने ट्राइंगल के सबसे टॉप पे देखा, जहां पे फ्यू मेंबर्स होते, मतलब वेरी फ्यू पीपल। तो ऊपर का हिस्सा स्मॉल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा लोग होते हैं, पर इतने भी ज्यादा नहीं जितने बॉटम लेवल। और बॉटम लेवल है ना, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है। यानी बॉटम लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करने वाले लोग तुम्हारे लिए असली में काम करते हैं। प्रोडक्ट असल में मैन्युफैक्चर वहां से होगी, प्रोडक्ट के बाद में अगर जो सर्विस भी प्रोवाइड करनी है वो भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो दे आर वेरी मच इन नंबर्स, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए नीचे का हिस्सा ब्रॉड, ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा, और छेक ऊपर का हिस्सा एकदम छोटा, क्योंकि वहां पे सिर्फ दिमाग है और दिमाग हमेशा ऊपर होता है। बात समझे? सबके पीछे कारण है। ये जो ट्राइंगल है ना, उसमें हर चीज का कारण है कि ट्राइंगल यानी सबसे पहले ऊपर कौन, दिमाग, यानी स्ट्रेटेजी फॉर्म करने वाले लोग, पॉलिसी डिसीजन लेने वाले लोग, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनाने वाले लोग। तो ये लोग कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। तो अपने देखे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या है। तो दे आर द सुप्रीम ऑथोरिटी, टॉप लेवल की ऑथोरिटी, उससे ऊपर कोई नहीं, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये अभी नया नया आया है, 20-25 साल से हम इसको नाम सुनते, सीईओ। चंद्रबाबू नायडू अपने आप को है ना आंध्र प्रदेश का सीईओ बोलते थे। आई एम नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, आई एम द सीईओ ऑफ आंध्र प्रदेश, ऐसा बोलते थे। अब यहाँ पे जिसकी बात करें अपने, तो सीईओ का मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी सारी जिम्मेदारी सीईओ को सौंपते हैं और सीईओ उसको इम्प्लीमेंट करता है, राइट। सीईओ एक्सपर्ट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंगूठा छाप हो सकते हैं, सीईओ नहीं हो सकता। सीईओ एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड के अंदर। Now, important policy decisions of business unit are taken by the top level management. It is known as top या तो हायर लेवल बोला जाता है। रीजन उसके पीछे यही है कि हायर लेवल इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है, ये सुप्रीम ऑथोरिटी, इसी की वजह से इसको हायर लेवल बोलते हैं। तो देखिए अभी फर्स्ट, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी इज गिवन बाय सम पर्सन इन ऑर्डर कि अगर वो एब्सेंट है ना, तो उसके एब्सेंटिज्म के अंदर कोई दूसरा इंसान सारे डिसीजन ले पाए। पावर ऑफ अटर्नी के ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक खुद मालिक अपनी सारे मालिकी के हक ट्रांसफर कर देता है किसको, एक किसी इंसान को। मतलब जो काम वो कर सकता है वो सारा काम उसकी जगह पे दूसरा आदमी कर पाएगा। अब पावर ऑफ अटर्नी जब भी हो ना, तो पावर ऑफ अटर्नी में क्या किया जाता है कि जैसे मैंने पावर ऑफ अटर्नी बनाई, मैंने पावर ऑफ अटर्नी में 10 महीने के लिए दूसरी कंट्री में रहने जा रहा हूँ, तो कौन मेरे चेक के ऊपर सिग्नेचर करेगा, कौन मेरी प्रॉपर्टीज को संभालेगा, या कौन मेरे कंपनी को संभालेगा? तो मैं किसी एक बंदे को अपॉइंट करता हूँ कि मैं तेरे नाम से पावर ऑफ अटर्नी लिख के जाता हूँ। तो पावर ऑफ अटर्नी जैसे उसके हाथ में आ गई है, तो उसकी एक एक कॉपी वो पहले तो बैंक में भेजेगा, तो बैंक इन्हें सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। क्योंकि अब मेरी जगह किसकी सिग्नेचर चलेगी? उस इंसान की सिग्नेचर चलेगी। तो उसकी सिग्नेचर से चेक पास करने, इसलिए पहला किसको देना पड़े, अपने पावर ऑफ अटर्नी की एक कॉपी बैंक में देनी पड़े। दूसरी है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देनी पड़े कि कंपनी के रजिस्ट्रार को पता चले कि अब कंपनी इसके सिग्नेचर से चलेगी। तीसरा जो है ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़े कि मेरी जगह पे अभी ये काम करेगा। चौथा, जो कंपनी के मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है ना, उसको पावर ऑफ अटर्नी का एक लेटर देना। ये सबके पास पावर ऑफ अटर्नी के लेटर आ जाए ना, पहले ना ऐसा भी होता था, मूवीज के अंदर बताया जा रहा था कि पावर ऑफ अटर्नी जिसके पास आ गई ना, उसने पूरी कंपनी हथिया ली, ये हो ही नहीं सकता, ये फेंका फेंके, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी क्या है और मालिकी को ट्रांसफर करना क्या होता है। तो पावर ऑफ अटर्नी इज ए सोल डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक अकेला डॉक्यूमेंट है जिसके कारण तुम अपने सारे पावर्स, सिग्नेचर करने से लेकर डिसीजन लेने के, किसी को सौंप देते हो कि तुम्हारी जगह पे वो काम कर पाए। किसी को जेल हो जाती है ना, पता है तुमको, किसी को जेल हो जाए ना, तो जेल जिसको हो जाती है, वो जेल होना अलग चीज है, वापिस समझो कि तुमको पुलिस पकड़ के ले गई, वो वाली जेल नहीं। अदालत में साबित हुआ कि तुम गुनहगार हो और 5 साल की सजा हुई, तो पता है वो कोई जगह पे साइन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको एक रियायत दी गई है
कि उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिग्नेचर कर सकता है। बात समझे? ऐसे लॉ के अंदर प्रोविजंस है। लॉ किसी के भी ऐसा नहीं सोचता किसी के लिए भी कि ये तो गुनहगार है, इसको कहाँ अपना बिजनेस करने दे। बिजनेस करने की उसको परमिशन नहीं है, लेकिन बिजनेस बेचने का हो उसको या किसी को ट्रांसफर करना हो तो वो सब वो जेल में से भी कर सकते हैं। या तो पूरे के पूरे जेल में से ने कुछ लोग अंडरवर्ल्ड चलाते हैं पूरा जेल में से ही, बराबर ना? नाउ सी, टू ले डाउन प्राइमरी एंड secondary objectives of business. जिसने पावर दी, जिसको पावर दी गई, उसने अगर कोई गलती की ना तो रिस्पॉन्सिबल दोनों। जिसने पावर दी वो भी रिस्पॉन्सिबल, और जिसने पावर का गलत इस्तेमाल किया वो भी रिस्पॉन्सिबल, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल। पर पावर देने के टाइम पे एक लिमिट नक्की की जाती है कि तुम इतनी ही चीज के ऊपर डिसीजन ले सकते हो, इससे बाहर की कोई चीज के ऊपर। तो उससे बाहर अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है ना, तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। और अल्ट्रा वायरस डिसीजन के लिए मेन जो जिसने पावर दी ना वो इंसान जिम्मेदार नहीं होता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स है सब कुछ, आगे आएगा, डिफिकल्ट है थोड़ा, पर आगे जब स्टडी में आएगा तब देख लेने। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना पहला काम उनका। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर बिजनेस एस्टैब्लिश किया गया है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यानी उस बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी ब्रांचेस उसके अंदर से खुलती है ना वो सब तुम्हारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। फिर डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं? तो ट्रस्टीज की तरह से काम करते हैं, मतलब केयर टेकर। शेयर होल्डर्स ने उनको पावर दिया है कि तुम हमारी जगह पे कंपनी को चलाना, तो शेयर होल्डर्स के लिए वो ट्रस्टी की तरह से काम करते हैं, यानी कंपनी का नुकसान नहीं होने देंगे। यहाँ पे वो क्या सिलेक्ट करेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे, एंड जितने भी हायर लेवल ऑफिसर्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी असाइन किया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, साथ में उनको ताकत, अथॉरिटी यानी पावर दिया जाएगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, राइट, एक पर्सनल डिपार्टमेंट होगा यानी स्टाफ के लिए। तो वो लोग है ना हर साल कितना खर्चा करेंगे ना उसका बजट बनाएंगे। तो वो बजट को मंजूर करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी डिपार्टमेंट के बजट को मंजूर करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का। याद रखना ये बात को, आगे काम लगेगा। Then, to abide by the law and to take care of the interest of the stakeholders, अबाइड बाय लॉ यानी लॉ को फॉलो करेंगे। कानून को है किसी भी हालत में अपने तोड़ने नहीं देना है ऐसा किसी को भी। नो, डायरेक्टर्स में से सीईओ को है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं, वोटिंग नहीं होता। वोटिंग डायरेक्टर्स के अंदर अंदर होता है, शेयर होल्डर्स उसमें वोटिंग में शामिल नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें कि डायरेक्टर्स अपने अंदर से सबसे पहले किसको अपॉइंट करते हैं पता है? चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। दूसरा आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सब मैनेजमेंट के लिए वो अकेला डायरेक्टर जिम्मेदार है, सब मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले उससे सवाल पूछा जाएगा। पर चेयरमैन जो है ना वो पूरी कंपनी के लिए जिम्मेदार। डिसीजन के लिए जिम्मेदार कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। और पूरी कंपनी के कोई भी काम के लिए सबसे पहले किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी? चेयरमैन की गर्दन। और सीईओ क्या है? सीईओ तो खाली एक एम्प्लॉई है, वो कंपनी का एक एम्प्लॉई है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जॉन स्कली, जॉन स्कली ये एप्पल का सीईओ था। आफ्टर स्टीव जॉब को निकाल दिया गया तब 1989 में स्टीव जॉब्स को निकाल गया था, निकाल दिया। स्टीव जॉब ने उसके बाद में नेक्स्ट नाम की एक कंपनी स्टार्ट की। नेक्स्ट, नेक्स्ट नाम की कंपनी ने एप्पल से कॉन्ट्रैक्ट किया सॉफ्टवेयर के लिए, समझे? स्टीव जॉब कंपनी का मालिक जरूर था, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट में से उसको निकाल दिया कि तुम्हारे पास है ना हर साल डिविडेंड का पैसा पहुंच जाएगा। पहली बार एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने एप्पल 2 के लॉन्च के बाद पहली बार कंपनी ने लॉस किया।
एक क्वार्टर के अंदर। तो उस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एक गैब्रियल या तो कुछ ऐसा नाम था। जॉन स्कली के बाद में गैब्रियल को लाया था। जॉन स्कली पहले पेप्सिको का सीईओ था, तो सीईओ का कंसेप्ट वहां से चला आ रहा है। पता है 1-to-1 कंपटीशन किसके साथ में थी? कट थ्रोट कंपटीशन इन अमेरिका। कैलिफोर्निया के अंदर अगर आप 4 कंपनी का एड्रेस पूछो ने, तो चारों 4 कंपनी सिर्फ आजवाज रोड के अंदर है, ऐसा समझ, इतनी नजदीक नजदीक थी। और कौन कौन सी 4 कंपनी, नाम भी बोल देता हूँ, HP, ह्यूलेट पैकर्ड, डेल, IBM और एप्पल। इतने कम एरिया के अंदर 4 बड़ी कंपनीज थी, जो 4 बड़ी कंपनी पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही थी एक जमाने। तो सीईओ का काम ये होता है, ये कंपनी है ना उसको डायरेक्शन देना। और वो कौन होता है? एम्प्लॉय होता है। बोर्ड इसको सिलेक्ट करता है, 50 लोगों की एप्लीकेशन मंगवा के उसके अंदर से सीईओ सिलेक्ट किया जाता है। बात समझे? तो वो बाहर का इंसान भी हो सकता है और बोर्ड में से भी एक मेंबर हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हिज क्वालिफिकेशन कि वो सीईओ बनेगा कि नहीं। नाउ एंड टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये जो लिखा है ना, ये भी सब में समझ में नहीं आता। लोग सिर्फ पढ़ जाते हैं, समझते कोई है ही नहीं। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या? स्टेक होल्डर्स यानी बिजनेस के साथ में कनेक्टेड हर एक इंसान हो, कि जिसके बिजनेस के होने ना होने से फर्क पड़ता है। जिसको बिजनेस के होने ना होने से, जैसे कि स्टेक होल्डर में सबसे पहले आता है बिजनेस का ओनर यानी शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर में दूसरा आता है कंपनी का डिबेंचर होल्डर। तीसरा आता है कंपनी का डेटर। चौथा आता है कंपनी का क्रेडिटर। पांचवा आता है कंपनी का एम्प्लॉय। हर कोई, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट खुद भी। क्योंकि गवर्नमेंट क्यों स्टेक होल्डर है? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। अगर कंपनी बंद होगी तो टैक्स का पैसा बंद हो जाएगा। बात समझे? तो स्टेक होल्डर यानी ऐसा नहीं, लोग है ना स्टेक होल्डर यानी शेयर होल्डर मानते हैं। नो, स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर नहीं। स्टेक होल्डर का मतलब हर वो इंसान जो कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है और कंपनी के होने और ना होने से उसको फर्क पड़ना, वैसा हर इंसान स्टेक होल्डर है। इवन सोसाइटी इज ऑल्सो स्टेक होल्डर। सोसाइटी भी कंपनी की स्टेक होल्डर में से आती है। नाउ टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए डिसीजन लेना है। कौन से प्लान्स के लिए? लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए डिसीजन लेना है। और हमको एनालाइज कर, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना यानी क्या? रोज के डिसीजन इनके पास आते भी नहीं। आज कितना प्रोडक्शन करेंगे कोई पूछने नहीं आएगा, पर एक साल में कितना प्रोडक्शन करेंगे, अगले साल का टारगेट क्या है, ये सब अगर डिसाइड करना हो तो यहाँ पे डिसीजन लेना। फिर टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यानी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे तुम्हारी कंपनी का सीधा एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। ऐसे प्रॉब्लम ने कि जिसके बराबर सॉल्व ना करने से तुम्हारी कंपनी एग्जिस्टेंस में ना रहे, इतनी खराब हालत हो जाए। ये जैसे किसी प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना है कि छोड़ देना है, बंद कर देना है प्रोडक्शन को, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आता है। और टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। पूरे एंटरप्राइज के लिए प्लान किया जाता है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है। अकेला प्लान बनाने से काम नहीं बनेगा, प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है और ये भी देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद में वो प्लान बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दैट इज टू सुपरवाइज इट एंड टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये फंक्शन कैसा है पता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट कमा तो लिया, तो सबसे पहले हिस्सा किसका बनता है इसके अंदर से पता है आपको? सबसे पहले तो गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। दूसरा हिस्सा किसका जाएगा? जनरल रिजर्व, साइड पे रखो पैसा। तीसरा हिस्सा मिलता है डिविडेंड की तरह से शेयर होल्डर्स को, राइट? तो ये सब जो है ना, डिविडेंड, रिजर्व फंड और री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसका नाम है फ्लाइंग बैग ऑफ प्रॉफिट, जो लास्ट टाइम हमने किया था। फ्लाइंग बैग ऑफ प्रॉफिट यानी अपने प्रॉफिट को साइड पे रखेंगे और फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तब उसको अपने मशीन या तो कोई भी बिजनेस के नए मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। नाउ टू एनालाइज द रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। ये देखो ये क्या लिखा है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कौन देता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने रिपोर्ट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं। मैंने तुमको ऑर्डर दिया, तुमने काम किया कि नहीं, उसका रिपोर्ट तुम बना के मुझे दोगे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है काम करवाते हैं। काम करवाने के बाद वो रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट किया जाएगा?
टॉप लेवल के पास। ये लोग उस रिपोर्ट को एनालाइज करते कि तुमको जो काम सौंपा गया था, तुमने वो काम कितना बराबर किया, अगर गलत किया तो कितना गलत किया, ये सब इसको बताया। नाउ सी, नेक्स्ट आता है आपके लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन होता है? टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच को जोड़ने का काम वो किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें डिपार्टमेंट कैसे बनते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये जितने डिपार्टमेंट बने ना, वो सारे डिपार्टमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑफिसर्स लेवल भी बोला जाता है। अब इनका काम क्या? तो देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दिए उसको ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे। फर्स्ट थिंग वो क्या करेंगे? इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। दूसरा, ये हर डिपार्टमेंटल हेड को, ध्यान देना, हर डिपार्टमेंटल हेड को बोलेंगे अपना बजट प्रिपेयर करो और उस बजट को टॉप लेवल के पास रखेंगे। हमने टॉप लेवल में भी एक देखा था कि सैंक्शन द बजट, वो बजट को मंजूर करेंगे, ये बजट बनाएंगे। समझे? टॉप लेवल वाले बजट खुद बनाते नहीं है, वो दूसरे के बनाए हुए बजट को मंजूर करते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं मिडिल लेवल वाले के जो उस बजट को बनाते हैं। टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ऐसे रोज की या तो शॉर्ट टर्म के गोल्स बनाना इसको बोला जाता है। और याद रखना, इसमें ये भी दिया जाता है, देखा जाता है कि ऐसी मेथड अपने यूज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके लिए क्राइटेरिया बनाएंगे। क्राइटेरिया बनाना मतलब डिसाइड करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, मेजरमेंट कैसे किया जाएगा उसके लिए। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी हर अपने अपने डिपार्टमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सब नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं। एम्प्लॉइज को एंथुजियाज्म उसके अंदर भरा जाता है, एम्प्लॉइज को ज्यादा एनकरेज किया जाता है वर्क करने के लिए। ऑफिसर दूसरे अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ में हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे उन्होंने क्या काम किया और हमने क्या काम किया उसका कंपैरिजन किया जाए। फिर सब डिवीजन, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितने दूसरे डिवीजन होते हैं उसका काम देखना। फिर अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेंगे और अगर जहाँ जरूरत लगे वहां डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल तक पास ऑन करेंगे। एंड फाइनली टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे उनके पॉलिसी डिसीजन को